नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का सेट नंबर 81 नंबर सेट देखेंगे। पूरे विस्तार के साथ सभी प्रश्नों को समझने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1953 में तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था फजल अली की अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इसके अन्य सदस्य थे के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू। ये तीनों सदस्य वाली एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कब किया था? तो 1955 में 1 नवंबर 1956 को इसी के अनुशंसा पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? तो कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? तो ये आवश्यक होता है 50 सदस्यों का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना होता है। इसके बाद बात करें प्रतिस्थापन प्रस्ताव, तो यह किसी प्रतिस्थापन प्रस्ताव जो होता है वह यह किसी अन्य प्रश्न पर विचार विमर्श के दौरान पेश किया जाता है। कोई सदस्य किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में प्रतिस्थापन प्रस्ताव पेश कर सकता है। वहीं स्थापन प्रस्ताव, तो जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किया जाता है उसे स्थापनापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो संसद में कैसा बहुमत की आवश्यकता होती है? तो ये साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। वहीं बात करें धन विधेयक भी पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। कैसी? साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान संशोधन जब करना होता है उस समय विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कब? संविधान संशोधन के समय। चलिए अब बात करें तो वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 360 में है। किस में है? 360 में है। वहीं बात करें संविधान संशोधन, तो इसकी चर्चा 368 में है। किस में है? 368 में है। वहीं वित्त विधेयक की बात करें तो यह 117 में है। किस में है? 117 में है। और धन विधेयक की बात करें तो यह 110 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो संघीय संविधान की विशेषता नहीं, एकल नागरिकता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी विशेषता एकल नागरिकता नहीं है। इसकी विशेषता क्या क्या होती है? तो लिखित संविधान। क्या क्या? लिखित संविधान, संवैधानिक कठोरता, द्विसदनीय विधायिका, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये इसकी विशेषता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधान मंडलों के स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो ये संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व को लेकर ऐसी स्थिति होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नए राज्यों का प्रवेश या गठन, इसका वर्णन अनुच्छेद 3 में इसके तहत कहा गया, संसद को नए राज्य का निर्माण करने, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति है। किसे है यह शक्ति? यह संसद को है। वहीं बात करें राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, तो राज्य विधान परिषद किसी भी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो उस राज्य में विधानसभा स्थापित किया जा सकता है या तो फिर समाप्त किया जा सकता है। वहीं बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसकी चर्चा जो है
भाग 4 में है। किस में है? भाग 4 में है। और ये राज्य के इच्छा अनुसार है, वो लागू कर सकता है या नहीं कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है? तो ये कौन सा रिट होता है? तो देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यही होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझते बंदी प्रत्यक्षीकरण या उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिसे न्यायालय में बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार किया जा सके। वहीं बात करें परमादेश, तो परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन करने का आदेश जारी करता है, यानी यह आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध की बात करें तो ये आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्धन्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश देता है कि इस मामले में यहाँ कार्रवाई ना करे, क्योंकि यह जो है उसके कार्यक्षेत्र से बाहर का, यानी रोकता है। वहीं बात करें उत्प्रेषण, तो उत्प्रेषण का मतलब सूचना देना। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए अपने वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। तो ये होता है उत्प्रेषण। हम लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। 4 तो ये हो गया, अब 5वां कौन सा है? अधिकार पृष्ठा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत में पुरुषों एवं स्त्रियों में संपूर्ण क्षमता का उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो ये किया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 15 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुरुषों और स्त्रियों की बात करें। 14 कहता है विधि के समान समता, यानी विधि के समान समता। 15 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, नस्ल आदि के साथ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं 5वीं अनुसूची में क्या चीज़ का वर्णन है। तो हम लोग जानते हैं विशेष क्षेत्रों के लिए, यानी विशेष ST SC क्षेत्रों के लिए उपबंध की चर्चा अनुच्छेद 5 में। वहीं बात करें भारत के संविधान का अनुच्छेद 20, तो अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है, उसका विवरण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया? तो ये किस देश के संविधान से? तो ये जर्मनी के वीमर संविधान से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के वीमर संविधान से। बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से बहुत बार रिवीजन किए हैं, रिवीजन कर लेते हैं। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपात, ये अमेरिका से लिए गए। कनाडा की बात करें, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। संघातों विशिष्टताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन। वहीं बात करें फ्रांस से, तो हम लोग जानते हैं फ्रांस से क्या लिया गया है? तो गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुत्व का आदर्श लिया गया है फ्रांस से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 243 के निम्न में से किससे संबंधित है? तो 243 के ये संबंधित है राज्य निर्वाचन आयोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य निर्वाचन आयोग। वहीं बात करें राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? 243 के आई में। 243 के आई में याद रखिएगा। जिला योजना समिति, इसकी चर्चा है 243 के जेड, 243 के जेड डी में। महानगरीय योजना समिति, तो महानगरीय योजना समिति इसकी चर्चा है 243 जेड ई में। 243 जेड ई में, चारों याद रखिएगा। जबकि हम लोग जानते हैं 243 में पंचायत की परिभाषा है, 243 ए में ग्राम पंचायत की चर्चा है, 243 के बी में
बी में बात करें तो पंचायतों के गठन की चर्चा है, और सी में है पंचायतों की संरचना, और डी में है स्थानों का आरक्षण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस यह 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस। 3 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। वहीं बात करें 9 अप्रैल को मनाया जाता है वीरता दिवस। क्या मनाया जाता है? वीरता दिवस। 14 अप्रैल को मनाया जाता है अंबेडकर जयंती। क्या मनाया जाता है? अंबेडकर जयंती। वहीं बात करें 14 अप्रैल को ही विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही है? तो राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, ये गलत है। राष्ट्रीय पंचांग 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा ना तो एक ना तो दो। राष्ट्रीय पंचांग यह जो है शक संवत पर आधारित है। किससे आधारित है? शक संवत पर आधारित है। और ये अपनाया कब से गया? तो 22 मार्च, ये अपनाया गया 22 मार्च 1957 से, 22 मार्च 1957 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नोहक लिकाई जलप्रपात किस प्रदेश में है? तो ये किस प्रदेश में है? ये है मेघालय में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ है? मेघालय में है। वहीं बात करें कुछ प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात यह वराही नदी पर है और है कहाँ? यह कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका में है। वहीं कुछ प्रमुख जल और इसकी ऊंचाई भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। कितना है? 455 मीटर। इसके बाद है दूध सागर जलप्रपात, यह गोवा में है मांडवी नदी पर। मांडवी नदी पर इसकी ऊंचाई है 310 मीटर। वहीं जोग या गरसोपा जलप्रपात यह शरावती नदी पर है कर्नाटक में, इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। वहीं बात करें राजस्थान में है चुलिया और पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर। बिहार टोंस नदी पर है, राजस्थान में है। बिहार जलप्रपात बहुत बार एग्जाम में आया। बिहार जलप्रपात यह राजस्थान में है। किस नदी पर? तो यह टोंस नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में है और यह स्वर्ण रेखा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात यह नर्मदा नदी पर है और यह मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न है वंदे मातरम योजना का संबंध है। तो वंदे मातरम योजना का संबंध है गर्भवती महिलाओं से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। इसकी शुरुआत वंदे मातरम योजना की शुरुआत 2004 में किया गया। इसका लक्ष्य क्या था? तो मातृ मृत्यु दर को कम करना इसका लक्ष्य था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सितार पंडित रविशंकर सही है। बांसुरी पन्नालाल घोष ये भी सही है। तबला जाकिर हुसैन ये भी सही है। संतूर बदरुद्दीन डागर ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संतूर। तो संतूर के प्रसिद्ध वादक कौन थे? तो संतूर के प्रसिद्ध वादक शिव कुमार शर्मा, बहुत बार एग्जाम में आया है। शिव कुमार शर्मा अब भजन सोपारी ये दोनों संतूर वादक। वहीं बात करें बदरुद्दीन डागर ये हैं रुद्र वीणा वादक बदरुद्दीन डागर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सर्पों का अध्ययन कहलाता है ऑफियोलॉजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाता है? सांपों का अध्ययन कहलाता है ऑफियोलॉजी। सोरोलॉजी तो सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है सोरोलॉजी। इक्थियोलॉजी
तो इक्थियोलॉजी यह किसका अध्ययन कहलाता है? मछलियों का अध्ययन। मछलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन, ना कि मछली पालन। मछलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। वहीं सिल्वीलॉजी बात करें तो सिल्वी कल्चर में काष्ठ पेड़ों का संवर्धन के बारे में जानते हैं। तो सिल्वीलॉजी काष्ठ पेड़ों के अध्ययन के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो ये गुजरात में खोला जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात के लोथल में खोला जाएगा। कहाँ? गुजरात के लोथल में यह खोला जाएगा। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा बंदरगाह, जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्रालय के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। अच्छा, आप लोग बताएं, पहला युद्ध स्मारक, युद्ध संग्रहालय कहाँ है? तो भारत का पहला युद्ध संग्रहालय यह न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। भारत का पहला विभाजन संग्रहालय यह कहाँ है? यह अमृतसर में है। अमृतसर पंजाब में है। वहीं भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक यह मेरठ यूपी में खोला जाएगा। कौन सा? पहला पशु युद्ध स्मारक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भवानी काबिनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, यह किसकी सहायक नदी है? तो ये दोनों कावेरी की सहायक नदी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कावेरी की सहायक नदी है भवानी और कामिनी। कावेरी की और प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो बाएं ओर से आके मिलती है हेमावती, सिमसा, अरकावती, और दाएं ओर से ये कामनी, भवानी और नोयल और अमरावती, ये दाएं ओर से मिलती है। कृष्णा की बात करें तो कृष्णा की सहायक नदी भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है। साउथ बिहार की, अगर साउथ भारत से क्वेश्चन बनते हैं नदियों से, तो कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ये तीनों से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना होती है। कृष्णा की सहायक नदी हो गई भीमा। क्या? भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सारे कृष्णा की सहायक नदी है। गोदावरी से भी हमेशा क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। इसकी सहायक नदी है पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजिरा, शबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवदा और वर्धा, ये गोदावरी की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? तुजू दर्रा मणिपुर सही है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, माना दर्रा अरुणाचल प्रदेश ये तो गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माना दर्रा और नीति दर्रा ये दोनों दर्रे कहाँ हैं? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। वहीं बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बंदरगाह से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं यह देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह भी है। इससे एक और क्वेश्चन आता है, विशाखापट्टनम बंदरगाह से कौन सा बंदरगाह डॉल्फिन नोज के पीछे छुपा है? डॉल्फिन नोज के पीछे छुपा है तो यह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। वहीं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह है मुंबई बंदरगाह, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। वहीं बात करें कांडला जो बंदरगाह है यह गुजरात में है और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। कौन सा? कांडला बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह की बात करें तो चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए, और यही बात करें चेन्नई बंदरगाह तो यह हर मौसम में कार्य करने वाला एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयोग होती है? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसका रंग काला किसके कारण होता है?
बहुत बार एग्जाम में आया। टिटानीफेरस, टिटानीफेरस मैग्नेटाइट एल्यूमिना के कारण इसका जो है रंग काला होता है। इसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। कपास, गन्ना, मूंगफली, तंबाकू के लिए यह मिट्टी उपयोग होती है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो यह धान, गेहूं और फसलों की कृषि के लिए उत्तम होती है। भारत में सबसे अधिक विस्तार जो है जलोढ़ मिट्टी का है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहते हैं। बात करें लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। इसे निच्छालित मिट्टी कहते हैं या मृदा कहते हैं। निच्छालित मृदा कहते हैं। वहीं इसमें जो है लाल मिट्टी में मोटे अनाज, दलहन एवं चावल की खेती की जाती है। लेटराइट मिट्टी की बात करें तो लेटराइट मिट्टी, तो यह जो है इसमें काजू, चाय, कहवा एवं मसाले की खेती की जाती है। किसमें? लेटराइट मिट्टी में। इसमें लो ऑक्साइड एल्युमिनियम की अधिकता होती है। इसका विस्तार जो है केरल, कर्नाटक वाला क्षेत्र में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे गैस जो है इसके लिए उत्तरदायी है। और मीथेन गैस, ये सारे उत्तरदायी हैं। जान लेते हैं इसके बारे में कि ये गैसें में अवशोषण मूल्य कितना होता है। तो CO2 की बात करें तो CO2 का अवशोषण वैल्यू होता है 56.4%। वहीं मीथेन की बात करें तो इसमें होता है 16.6%। वहीं बात करें ओजोन 3, ओजोन भी क्लोरोफ्लो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होता है। इसका जो परसेंटेज होता है वह 10.2%। तो देख रहे हैं तो सबसे अधिक जो होता है अवशोषण दर, यानी सबसे अधिक वायुमंडल में अब विकिरण को अवशोषण कौन करता है? तो ये CO2 करता है। इसलिए CO2 सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नोकरेक जैव मंडल निश्चय मेघालय की निम्न में से किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो यह है गारो पहाड़ी का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस पहाड़ी का हिस्सा? गारो पहाड़िया का। तीनों पहाड़ियां हम लोग देख लेते हैं। ये तीनों मेघालय की प्रमुख पहाड़ियां हैं। मैप में देखते हैं तीनों पहाड़ियां। तो ये मेघालय हो गया, ये मेघालय, और मेघालय में ही गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी पाई जाती। कहाँ? मेघालय में। कहाँ पाई जाती? इसका बहुत बार क्रम भी पूछ दिया गया है। इसका जो है क्रम भी पूछ दिया गया है। तो इसका क्रम अगर पूछे पूरब से पश्चिम, तो सबसे पूरब में जैंतिया, फिर खासी और फिर गारो है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा, यह जो है किस पर है? तो गारो पहाड़ियों पर है। इससे पहले भी आया था, अरुणाचल प्रदेश का जो पहाड़ी है उसका जो है क्रम पूछा गया था। तो सबसे पूरब में है मिसमी, आबोर की पहाड़ी, फिर मोरी पहाड़ी और फिर डाफला पहाड़ी। ये इसका क्रम हुआ पूरब से पश्चिम की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। तो भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है पाक जल संधि। पाक जल संधि और क्या? मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो न्यू मूर द्वीप है यह जो है किसके बीच स्थित है? तो यह जो है बांग्लादेश और भारत के बीच अवस्थित है, ये बंगाल की खाड़ी में। वहीं पीरम द्वीप की बात करें तो पीरम द्वीप यह अरब सागर के खंभात की खाड़ी में स्थित है। अरब सागर के खंभात की खाड़ी में स्थित है। चलिए देख, प्रश्न है, शेरशाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूली करती थी? तो 1/3 लगान के रूप में लिया जाता था। वहीं बात करें शेरशाह के समय अर्थव्यवस्था की, तो शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणी में बांटा था, अच्छी, मध्यम और बुरी। उसने भूमि का निर्धारण के लिए राई को लागू करवाया था। किसानों को संलग्न अधिकारियों के वेतन के लिए जरीबना और महासिलाना नामक कर देना होता था, जो पैदावार का 2.5% और 5%, 2.5% से 5% तक होता था। उसने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग करवाया। शेरशाह ने लगान निर्धारण करने के लिए
3 प्रणालियां भी अप्लाई। ये प्रणालियां थी गल्ला बख्शी जिसे बटई कहते हैं, नस्क जिसे मुक्तई कहते हैं, और कनतूत जब्ती जिसे जमई भी कहते हैं। वहीं बात करें मुद्रा की तो उनकी मुद्रा व्यवस्था बहुत श्रेष्ठ थी। उसने चांदी के रुपए चलाए 180 ग्रेन का, तांबे का दाम चलाया 380 ग्रेन का, कितना 380 ग्रेन का, और सोने के सिक्के चलाए थे 167 ग्रेन अशरफी कहलाते थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया था? तो ये द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के में यह जो है अंगीकृत किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है? तो ये है पराग्वे। मैप में देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के कितने देश लैंडलॉक है यानी स्थल रुद्ध है। चलिए मैप में, तो दक्षिण अमेरिका की लैंडलॉक कंट्री की बात करें तो मैप में जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें 2 जो देश हैं ये बोलिविया और ये पराग्वे, ये 2 देश केवल जो है लैंडलॉक देश है, ये ओनली 2 देश। तो ऑप्शन में पराग्वे है, बोलिविया रहता तो ये भी रहता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोलिविया पराग्वे। क्या हो जाएगा? पराग्वे। तो दक्षिण अमेरिका का 2 मात्र ऐसा देश है जो लैंडलॉक देश है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये पाचन प्रारंभ होता है मुख गुहा से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख गुहा से। बात करें कि मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है और यह छोटी आंत तक जारी रहता है। मुख में स्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च को मोल्टेज शर्करा में अपघटित कर देता है। फिर मोल्टेज नामक एंजाइम मोल्टेज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। लाइजोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त लार में उपस्थित शेष पदार्थ बफर का कार्य करते हैं। इसके बाद भोजन मुख गुहा के बाद कहाँ चला जाता है? आमाशय में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? आमाशय में चला जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है मनुष्य के हृदय के किन कक्षाओं में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? तो अशुद्ध रक्त का परिवहन किसमें होता है? तो ये होता है दायां अलिंद और दायां निलय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, मैप में देखकर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि ये दायां अलिंद और बायां निलय होता क्या है। चलिए देखते हैं मैप में। तो हृदय हुआ, हृदय को 2 पार्ट में, ये 4 चेंबर होते हैं। तो ऊपर वाला ये जो पार्ट होता है इसे कहते हैं हम लोग अलिंद, और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है निलय। ऊपर वाले में 2 पार्ट, 2 चेंबर, इधर वाला चेंबर को कहा जाता है दायां अलिंद, इधर वाले चेंबर को कहा जाता है बायां अलिंद। नीचे वाला निलय के 2 पार्ट, 2 चेंबर, दायां निलय इधर वाला पार्ट को, और इधर वाला पार्ट हो गया बायां निलय। वहीं क्वेश्चन था कि किस कक्षाओं में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? तो अशुद्ध रक्त महाशिरा से होते हुए प्रवेश करती है दायां अलिंद में और फिर यहाँ से आता है दायां निलय में। तो अशुद्ध रक्त का ये होता है। फिर शुद्ध रक्त की बात करें तो वो बायां अलिंद और बायां निलय में। वहीं धमनी और शिरा, तो धमनी और शिरा क्या होता है? धमनी का कार्य है, ये धमनी जो है, धमनी का कार्य होता है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाना। वहीं शिरा की बात करें तो शिरा जो है शरीर से जो है रक्त कहाँ ले आता है? हृदय तक पहुँचाता है। चलिए अगला प्रश्न है कौन सी क्रिया में ऊर्जा प्राप्त होता है? तो ऊर्जा हमें प्राप्त होता है पोषण से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोषण से ही ऊर्जा प्राप्त होता है। उत्सर्जन से ऊर्जा प्राप्त होती है? बिल्कुल नहीं। पसीना निकलता है तो कोई ऊर्जा मिलती है हमें? बिल्कुल नहीं। या पेशाब हम लोग या मल मूत्र त्याग करते हैं तो उससे कोई ऊर्जा मिलती है? बिल्कुल नहीं। वहीं प्रजनन में भी कोई ऊर्जा प्राप्ति नहीं होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली ये फास्फोलिपिड से बना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किससे बना होता है? फास्फोलिपिड से बना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यदि व्यक्ति को गलत रक्त समूह दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? यानी किसी व्यक्ति को गलत खून चढ़ा दिया जाए
यानी ए ग्रुप वाले को बी चढ़ा दिया जाए, बी वाले को जो है ओ चढ़ा दिया जाए, तो उसमें क्या होगा, तो उसका जो है आरबीसी का संश्लेषण हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, उसका शरीर का जो ब्लड है उसका आरबीसी का संश्लेषण हो जाएगा। वहीं रक्त की बात आई, तो रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त समूह की बात है, तो रक्त समूह का खोज किसने किया, तो ये किया था लैंड स्टीनर ने। किसने किया, लैंड स्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया, जबकि रक्त परिसंचरण का खोज किया विलियम हार्वे ने। किसने किया, विलियम हार्वे ने। वहीं बात करें कौन से रक्त समूह में एंटीजन पाए जाते हैं, तो ए और बी, ए बी और ए बी ये तीनों में जो है एंटीजन पाए जाते हैं, जबकि ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। अच्छा, किसी एंटीजन की उपस्थिति में एक विपरीत प्रकार का प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। यानी एंटीबॉडी क्या होता है, तो एंटीजन की अनुपस्थिति में विपरीत प्रकार का जो प्रोटीन प्लाज्मा होता है वही कहलाता है एंटीबॉडी। चलिए देखते हैं। अच्छा, इसमें अगर किसी व्यक्ति का RH प्लस रक्त वर्ग हो और उसे RH माइनस वाले रक्त चढ़ा दिया जाए, तो प्रथम बार अगर मात्रा कम रहा तो वह उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन दूसरी बार जब उसका मात्रा अधिक होगा तो RH माइनस वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है। तो आराम ये मिलता है किस पदार्थ के उपयोग से, तो ये आराम मिलता है बेकिंग सोडा से। किससे मिलता है, बेकिंग सोडा से मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, मधुमक्खी की बात आई, तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो मेथनोइक अम्ल होता है। मेथनोइक अम्ल पाया जाता है मधुमक्खी और बिच्छू के डंक में। वहीं बात करें चींटी के डंक में भी क्या पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल। वहीं बात करें अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में पाया जाता है टर्टरिक अम्ल। अंगूर में टर्टरिक अम्ल और इमली में भी टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, दो सेलों से बनी बैटरियों में क्या होता है, तो एक सेल का धनात्मक सिरा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा रहता है। यानी अगर दो बैटरी को जोड़ना हो तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं, तो टॉर्च की ही बात करें। अगर टॉर्च में दो सेल को जोड़ना हो, तो ये दो सेल हो गया, दो बैटरी हो गई, इसे अगर जोड़ना हो तो टॉर्च में हम लोग कैसे लगाते हैं, ये इसका प्लस चार्ज और ये इसका जो है प्लस वाला छोर हुआ और ये माइनस वाला छोर हुआ, और ये भी प्लस वाला ये भी माइनस वाला, तो ये दोनों को हम लोग जोड़ते हैं। यानी एक पॉजिटिव यानी एक ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक, और दूसरा क्या होता है, धनात्मक होता है, तब वह काम करता है, तब उससे करंट फ्लो करता है। अगर दोनों का सेम कर देंगे, इसे अपोजिट कर देंगे, ये वाला इधर ले आएंगे, तो इससे करंट फ्लो नहीं करेगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नांकित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो ये अलग किया जाता है निथारना से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी विधि से इसे अलग किया जाता है, तो निथारना विधि से इसे अलग किया जाता है। अच्छा, मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियां देख लेते हैं। रावाकरण जो होता है, इस विधि द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। जैसे शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म करके अलग किया जाता है। वहीं दूसरा जो एक प्रमुख विधि है जो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, आशवन विधि। तो जब दो द्रव के कथनांकों में अधिक अंतर होता है तो उस मिश्रण को आशवन विधि से अलग करते हैं। जैसे कि अगर द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि, इसका प्रथम भाग होता है वाष्पीकरण। इसमें दो भाग होता है आशवन विधि में, प्रथम होता है वाष्पीकरण और दूसरा भाग होता है संघनक। वहीं ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्व सब्लिमेशन, इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग किया जाता है जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो जाता है
और दूसरा नहीं होता है। इस विधि में कपूर, ऊर्ध्वपातन विधि में कपूर नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासिन आदि को अलग करते हैं। वहीं तीसरा होता है आंशिक आशवन विधि। इस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिसमें कथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार आदि को इस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दूध से दही बनना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है? तो दूध से दही बनना यह किस प्रकार के परिवर्तन में आता है? तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दूध से दही बनना ये जो है एक केमिकल अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? केमिकल अभिक्रिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है प्रतिबल का ईसाई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिबल का ईसाई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन पर मीटर यह बल नियतांक और पृष्ठ तनाव का एसआई यूनिट होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई यूनिट होता है। जबकि न्यूटन जो है, न्यूटन यह किसका एसआई यूनिट होता है? तो न्यूटन यह बल का जो है एसआई यूनिट होता है। किसका? बल का एसआई यूनिट होता है। जबकि सेकेंड की बात करें तो यह समय का एसआई यूनिट होता है। सेकेंड जो है समय का एसआई यूनिट होता है। वहीं मीटर की बात करें तो यह लंबाई का एसआई यूनिट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक है लिटमस, हल्दी का रस और चाइना गुलाब। ये तीनों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है मिट्टी के अपमार्जक कौन होता है? तो मिट्टी का अपमार्जक होता है जीवाणु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जीवाणु जो है यह मिट्टी का अपमार्जक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन यह मेगास्थनीज ने किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने इसका जो है विवरण किस में किया है? तो अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट जो है, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने के पालकी में लाया जाता था। उनके संरक्षक सोने एवं चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इस पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता रहता था। वहीं राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उनका खाना खाने से पहले नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में इंडिका में वर्णित है। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा एक नगर था जिसमें 570 बुर्ज एवं 64 द्वार थे और 3 मंजिला वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो घग्गर नदी के किनारे बसा है। तो घग्गर नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर है? तो यह है कालीबंगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? कालीबंगा जो है यह घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा और राखीगढ़ी ये 2 नगर, कालीबंगा और राखीगढ़ी ये दोनों जो है घग्गर नदी के किनारे है। वहीं रोपड़ की बात करें तो रोपड़ यह सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश में है और यह हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। वहीं बनावली की बात करें तो यह हरियाणा हिसार में है। यह सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को काला क्रमानुसार सजाइए। तो सबसे पहले शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और बल्लवाचार्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। वहीं रामानुजाचार्य यह विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। वहीं माधवाचार्य की बात करें तो यह द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। किसके? द्वैतवाद के। वहीं द्वैतवाद के प्रतिपादक थे निकम्बाचार्य। कौन? निकम्बाचार्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से
कौन युग्म सुलेमित है, यानी कौन सही सुलेमित है? तो कार्नवालिस प्रेस पर प्रतिबंध, ये गलत है। प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड लिटन ने लगाया था। लॉर्ड लिटन के समय इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग, ये सही है, लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया था। और बात करें अंग्रेजी शिक्षा, तो अंग्रेजी शिक्षा एलन नहीं, विलियम बेंटिंग ने शिक्षा का माध्यम क्या बनाया था? अंग्रेजी बनाया था। और मदरसा की स्थापना यह 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में प्रथम मदरसा, इसे 1800 नहीं कर लिए, 1781 में मदरसा की प्रथम मदरसा की स्थापना 1781 में किया था वारेन हेस्टिंग ने। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, हेस्टिंग्स ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही सुलेमित है। चलिए अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 ईस्वी को। 1828 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका, बहुत बार एग्जाम में आया। बचपन का नाम था मणिकर्णिका, लोग इसे प्यार से मनु कहते थे। क्या कहते थे? मनु कहते थे। इनका शादी किससे हुआ था? तो झांसी के जो नरेश थे महाराज गंगाधर राव नेवालकर, इनसे इनकी शादी हुई थी। इनके पुत्र का नाम था दामोदर राव, और एक पुत्र जिसने इन्होंने गोद लिया था उनका नाम था आनंद राव। क्या था? आनंद राव। इनकी मृत्यु ये शहीद वीर गति को प्राप्त हुई थी 20 मार्च 1858 ईस्वी को। हीरोज ने इसके बारे में क्या कहा था? कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी। किसने कहा था? हीरोज ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इसमें लड़कियों के विवाह की उम्र निर्धारित किया गया था 12 वर्ष। कितना किया था? 12 वर्ष किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये लैंसडाउन के समय, कब, किसके समय में? तो लैंसडाउन्स के समय, लैंसडाउन, ये डाउन कर लीजिएगा, लैंसडाउन्स के समय में 1891 ईस्वी में पारित हुआ था। वहीं बात करें लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष, या इरविन के समय में शारदा एक्ट, इसके लिए शारदा एक्ट पारित हुआ था। शारदा एक्ट किसके समय में? इरविन के समय 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। वहीं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के समय पारित हुआ था। किसने? कैनिंग के समय में 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया, तो ये कब पारित किया गया था? 1879 ईस्वी में पारित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका उद्देश्य क्या था? तो ये जो राहत अधिनियम था, इसका उद्देश्य था बेदखल किए गए खेतीहरों को जमीन वापस कराना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना भगत सिंह ने किया था 1928 ईस्वी में। भारत नौजवान सभा, इसकी स्थापना भी भगत सिंह ने किया था 1926 ईस्वी में। इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इसकी स्थापना सूर्य सेन ने किया था। किसने किया था? सूर्य सेन ने किया था 1930 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इनके संस्थापक सूर्य सेन थे, ना कि भगत सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन यह स्रावित होता है अंडाशय से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंडाशय का मतलब ये जो है महिलाओं का जनन भाग होता है, महिलाओं का जो है, महिलाओं का ये जो है जनन भाग होता है, जनन अंग होता है। तो ये जो होता है, ये अंडाशय, इसी से जो है एस्ट्रोजन नामक हार्मोन होता है, और ये एक मादा हार्मोन है। यह जो है एक क्या है? मादा हार्मोन है, मादा हार्मोन है। वहीं पुरुषों में टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस जिसे वृषण कहते हैं, क्या कहते हैं? टेस्टिस जिसे वृषण कहते हैं, इससे जो है कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो पुरुषों में जो टेस्टिस होता है, इससे कौन सा हार्मोन प्राप्त होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्राप्त होता है। वृषण से कौन सा हार्मोन जो है स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्वत
पिंडसर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये स्थित किस राज्य में है? उत्तराखंड में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न है, जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है जीएसटी परिषद को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसे प्राप्त है? जीएसटी परिषद को। जीएसटी परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो इसका जो अध्यक्ष होता है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है वह होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। वहीं उपाध्यक्ष की बात करें, जीएसटी परिषद में उपाध्यक्ष की बात करें तो राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच एक निर्वाचित होता है। वहीं सदस्य की बात करें तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त मंत्री जो है इसके सदस्य होते हैं। वहीं इसका कोरम कितना होता है, यानी गणपूर्ति? तो वित्त परिषद का गणपूर्ति होता है 50%, यानी आधा 50%। वहीं जो है इसका जो निर्णय होता है वह 75% बहुमत से होना चाहिए। कितना से? 75% बहुमत से। हम लोग जानते हैं भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ? तो ये जो है लागू हुआ 101वां संविधान संशोधन के द्वारा यह लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। भारत में जीएसटी की दरें निर्धारित है कितनी कितनी? 5%, 12%, 18% और 28%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, यानी सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो डीजल करता है ज़्यादा, कोयला भी ज़्यादा और केरोसिन भी ज़्यादा। हाइड्रोजन जो है पर्यावरण के अनुकूल होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन या एलपीजी गैसेस हो गए, एलपीजी या नेचुरल गैसेस हो गए, ये सारे जो है पर्यावरण के जो है अनुकूल होते हैं। इससे जो है कम प्रदूषण उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं डीजल हो, कोयला हो, केरोसिन, इसे जलाने पर जहरीली गैस जैसे कि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2 नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं होता है। दोस्तों ये था एड्यूटेरिया की तरफ से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट। सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।